स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस लाइव सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं ईवीएस के क्लास 4 की। हमने कल बात की थी ईवीएस के क्लास 3 के जितने चैप्टर थे 20 चैप्टर हमने सभी को कवर कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 4 की जिसमें 25 से 27 चैप्टर हैं। आज हम एक एक चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग यार लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक्स तो सभी लोग किया करिए, जो भी लोग लाइव स्ट्रीम में ऐड हुआ करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्लास 4 के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है चलो चलें स्कूल। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम कवर करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, बांस और रस्सी से बना पुल को पार करने के लिए कहां के बच्चे स्कूल जाते हैं? तो ये असम के बच्चे होते हैं जो बांस से बने हुए पुल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी आपको सभी पूरे दिखाऊंगा मैं असम के घर होते कैसे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लद्दाख में बच्चे किस की मदद से स्कूल जाते हैं? जो कि ट्राली की मदद से स्कूल जाते हैं। ये लद्दाख के बच्चे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सीमेंट का पुल सामान्यतः क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे मैक्सिमम आप एरिया देखोगे जो भी पुल बने होते हैं वो सीमेंट के होते हैं। ठीक है, लेकिन असम में क्या होता है, वो बांस और रस्सी से बनाते हैं। ठीक है, और लद्दाख में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो ट्राली की मदद से स्कूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सामने असम का घर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया यहां के घर कैसे होते हैं। यहां के घर जो होते हैं वो बांस के बने होते हैं, क्योंकि पानी जो है जब बारिश का टाइम आता है, यहां बारिश बहुत होती है, बारिश के टाइम पे यहां पूरा पानी भर जाता है, जिससे इनको रहने में दिक्कत होती है। इसलिए काफी ऊंचाई से अपने घरों के ये बनाते हैं कि नीचे यहां तक भी अगर पानी भर जाएगा तो यहां ऊपर हम सेफ रहेंगे। ठीक है, यहां के घर बांसों से ही बनाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। मैदानी इलाकों के बच्चे बैलगाड़ी की मदद से स्कूल जाते हैं, यह भी मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट है कि वल्लम क्या है? ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो वल्लम क्या है? लकड़ी की एक नाव होती है। एक इमेज यहां पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ वल्लम होती है, बहुत पतली सी होती है। पतला कितना पतला है आप देख सकते हो, बहुत पतली सी होती है और यही होता है वल्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की एक नाव होती है, मैंने अभी आपको बताया वल्लम क्या है, कि लकड़ी की एक नाव है। नेक्स्ट है कि कहां के बच्चे वल्लम की मदद से स्कूल जाते हैं? तो वल्लम कहां पर है? ये केरल में है और इसी की मदद से बच्चे क्या है, स्कूल जाते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन पर प्रेस करते हुए जाइएगा और प्लीज सभी लोग इस लाइव सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैक्सिमम लोग इस वीडियोस को देख पाए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हूं आपके लिए, जो कि आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसकी अगर पीडीएफ फाइल खुद पढ़ोगे तो एग्जाम तक आते आते भूल जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपको मैक्सिमम टाइम तक ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगाड़ गाड़ी कहां पर पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी गुजरात में पाई जाती है। अभी आपके सामने एक इमेज दिखाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जुगाड़ गाड़ी से कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जुगाड़ गाड़ी कैसी दिखाई देती है? अब आपको आंसर नहीं देखना है, अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं आप, ये गुजरात में चलने वाली जुगाड़ गाड़ी है। कुछ आगे यहां पर एक बाइक की तरीके से बनाए रहते हैं और ऊपर आप देख सकते हो यहां पर लकड़ी की बक्से की तरीके से बनाए रहते हैं, जहां पर बैठने के लिए यहां पर जगह बनाए रहते हैं और इसी को कहते हैं ये जुगाड़ गाड़ी। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से इसको सजा करके बनाते हैं ताकि बहुत ही सुंदर दिखे दूर से ही देखने में। ठीक है, अब यहां पर एक मैं पढ़ता हूं आपके सामने, लिखा हुआ है कि जुगाड़ गाड़ी कैसे दिखती है। आपको मैंने बताया, आंसर अब देखिए। जुगाड़ गाड़ी के आगे बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, जो इमेज मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मैक्सिमम टाइम तक ये चीजें याद रह सके, और ये चीजें गुजरात में चलती हैं जुगाड़ गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ट्राली कैसे सरकती है? ध्यान रखिएगा, ट्राली जो है वो पुली की मदद से सरकती है। कौन है वो? ट्राली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहां देखने को मिलते हैं? तो पहाड़ी एरिया देखने को मिलते हैं। और पहाड़ी एरिया कहां पर है? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। तो उत्तराखंड राज्य में बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो क्लास 4 का ये हमारा चैप्टर 2 है, जिसका नाम है कान कान में। ठीक है, क्वेश्चन है कि जानवरों के खाल पर डिजाइन किस कारण से होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आप कोई भी टेस्ट लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वो रीजन होता है उनके शरीर पर बाल होने के कारण की वजह से जो जानवरों की खाल होता है वो एक डिजाइन का रूप ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तथा उनके शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं? ध्यान रखिएगा, वो बच्चे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो चिड़िया क्या होती हैं, उनके कान दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो वो अंडे देती हैं। ठीक है, अब आप चमगादड़ का ही ले लो, उड़ता भले है वो, लेकिन उसके कान दिखाई देते हैं, तो क्या करता है वो? बच्चे देता है। बाकी आप गाय ले लो, बकरी ले लो, भैंस ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, तो क्या कहते हैं? बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया हो गई, मैंने अभी आपको बताया था, है ना।
आगे बढ़ते हैं, विलुप्त प्राणी कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, डायनासोर पहले माना जाता था, पता नहीं होता था भी कि नहीं होता था, लेकिन अब मान रहे हैं लोग कि ये विलुप्त प्राणी हो गया है, तो ये डायनासोर है। ठीक है, देखिए लाइक अभी भी कम है, तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करिएगा। इस तरीके से बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से नोट्स बना करके आपको पढ़ाने में, तो प्लीज यार एक बार लाइक तो जरूर करिएगा, लाइक अभी भी काफी कम है। डायनासोर से मिलता जुलता जानवर कौन सा है? तो हिप्पोपोटेमस। मैं इसकी इमेज नहीं ला पाया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा क्लास 5 वाली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हिप्पोपोटेमस की फोटो दिखा दूंगा, एक बार आप लोग गूगल कर लेना। तो ये डायनासोर से ही कुछ मिलता जुलता लगता है, बहुत बड़ा सा जानवर होता है हिप्पोपोटेमस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है यहां पर नोट पॉइंट कि बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है, और पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, इसीलिए क्या है, जो पक्षियों के कान दिखाई नहीं दे रहे हैं वो क्या है? वो अंडे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छिपकली मगरमच्छ के कान कैसे होते हैं? तो छिपकली मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद से जैसे कान होते हैं जो दिखाई नहीं देते। देखो कान तो उनके अंदर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास कान नहीं, तो सुनेंगे कैसे वो? ऐसा नहीं कि कोई अल्ट्रावायलेट रेस से सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके कान बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, चलिए क्लास 4 की बात करते हैं, जो कि चैप्टर 3 हमारा, जिसका नाम है नंदू हाथी। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते खा सकता है? ध्यान रखिएगा, 100 किलोग्राम पत्ते वो खा सकता है। ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ग्राम लिख के दे देगा, तो आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके आंसर लगा देना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। हाथी कितने घंटे आराम करता है? तो 2 से 4 घंटे से ही सोता है कौन? हाथी। एक मैंने हाथियों पर, चींटियों पर और मधुमक्खियों पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, तीनों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बता रखे हैं। नहीं देखी अगर आपने वीडियो, यहां ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा यहां पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि हाथी क्या होता है? बहुत ज्यादा आराम करते हैं, शरीर उनका भारी होता है, इसलिए वो आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। 2 कुंटल के बराबर 200 किलोग्राम होता है, ये तो सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं कि 3 महीने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार मैं कह रहा हूं, ये कथन में आता है कि कौन सा कथन सही नहीं है या फिर सही है हाथियों के विषय में, और उसमें ये वाला पॉइंट जरूर होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 200 किलोग्राम होता है 3 महीने का बच्चा हाथी का। ठीक है, चलिए, हाथी को किस चीज में खेलना बहुत भाता है, यानी कि बहुत पसंद होता है? तो क्या होता है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनसे उनको शरीर को ठंडक मिलती है। एक तो शरीर उनका भारी होता है और उनके अंदर चर्बी बहुत होती है, तो क्या होता है, उनके अंदर गर्मी बहुत आ जाती है, तो इसीलिए पानी में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि उनको ठंडक मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं, जो कि गर्मी लगने पर काम को हिलाकर वो हवा के तरीके से इस्तेमाल उसको कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाथी के झुंड में कौन कौन रहते हैं? तो हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, हाथी नहीं रहते। इस चीज को अभी आप नोटिस करिएगा, कथन में आएगा क्वेश्चन कि कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है, जिसमें लिखा होगा कि हाथियों के झुंड में हाथी और हथनियां बच्चे सभी रहते हैं, जो कि वो गलत माना जाएगा। हाथी नहीं रहते, हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, चलिए, कि हाथी के झुंड की नेता कौन होती है? जब उसमें हाथी रहता नहीं है, तो इसका मतलब कि हाथी के झुंड में कोई हथनी होगी, जो कि उस ग्रुप की सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, वही उस ग्रुप की नेता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाथी कितना साल तक झुंड में एक साथ रहते हैं? तो यार 14 से 15 साल तक की जो हाथी होते हैं वो एक साथ झुंड में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि यार बगुला उसकी पीठ पर क्यों बैठता है भैंस के? तो जो परजीवी कीट होता है ना, उसको खाने के लिए जो बगुला होता है उसकी पीठ पर बैठ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे, जो कि चैप्टर हमारा चैप्टर 4 है। देखिए 27 चैप्टर हैं इसमें, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है आगे, है ना। क्लास 4 का ही चैप्टर 4 है कि अमृता की कहानी। ठीक है, क्वेश्चन है कि खेजडली गांव कहां का है? तो खेजडली गांव कहां पे है? ये राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है खेजडली गांव। ठीक है, अब खेजडली क्यों पड़ा, आगे पढ़ते हैं कि इस गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा? तो यहां पर खेजड़ी के बहुत पेड़ होने की वजह से इस गांव का नाम क्या पड़ा? खेजडली पड़ गया। ठीक है, अभी मैं आपको खेजड़ी का पेड़ दिखाता हूं। खेजड़ी पेड़ कहां पर पाया जाता है? तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। एक इमेज आप देखिए,
अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट पढ़ते हैं। खेजड़ी पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यार देखो रेगिस्तान में उगते हैं तो वहां पर वैसे भी पानी नहीं होती। खेजड़ी पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इसलिए वहां पर दवा बनाई जाती है उस लकड़ी की, क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, इसको भी आप नोट करिएगा। खेजड़ी के पेड़ की छांव में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। थोड़ा सा बड़ा पेड़ होता है तो उसके नीचे छांव जो होता है वो ज्यादा होता है। अभी इमेज आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। देखिए, खेजड़ी के लोग विश्नोई कहलाते हैं और 300 साल तो पहले खेजड़ी में घर लकड़ी के बनते थे। ठीक है, इस चीज को भी आप नोटिस करिएगा, क्योंकि जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये कथन में ही आएंगे कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर कथन सही नहीं है। तो आपको जब पूरी पॉइंट पता रहेगी तभी आप सही टिक कर पाओगे। ठीक है, अब एक पेड़ आप देखो, ये आपके सामने है खेजड़ी का पेड़। ठीक है, देख सकते हो ये पेड़ पूरा कितना दूर तक यहां तक फैला हुआ है, और इसके नीचे जब इतना दूर फैला है तो इसका मतलब छांव भी कहां होगा, पूरे इस एरिया में इतना दूर तक छांव होगा, और इसी के नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, और इससे क्या होती है, दवाई बनाई जाती है, और इस पेड़ में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं। तो यार इसी बात पर तो यार एक लाइक तो जरूर कर दो सब, जितने भी लोग लाइव वीडियोस को देख रहे हो एक बार लाइक बटन प्रेस करना। चैनल पे पहली बार आए हो, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हो, तो एक बार यार सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको हर वीडियोस की मिल जाए करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 4 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 की अनीता की मधुमक्खियां, कुछ मधुमक्खियों के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कि बेचवा गांव मुजफ्फरपुर जिला में है, पता नहीं क्यों फेमस है बोचहा गांव, अभी आगे पता चलेगा। आरटी एक्ट 2009 क्या है, देखिए इस एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यही है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। ध्यान देखें, आरटी का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना या फिर प्रदान करना। मधुमक्खी को कौन से फूल लुभाते हैं, ध्यान रखिएगा, लीची के फूल बहुत लुभाते हैं मधुमक्खी को। बिहार में लीची खेती बहुत ज्यादा होती है, इस चीज को भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब से कब तक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आना ही आना है, 100% आना ही आना है ना। अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम होता है किसका, मधुमक्खी के अंडे देने का, और इसी के टाइम पर क्या होता है, मधुमक्खी पालन का काम वो करते हैं। ठीक है, अब देखो सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर। क्यों, क्योंकि इसी के बीच में मधुमक्खियां अंडे देती हैं और इसी टाइम पे वो पालते हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा, आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। मधुमक्खी पालन के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी की जरूरत होती है। देखो अब तो मिलावटी चीजें आने लगी हैं, वैसे 1000 साल तक शहद खराब नहीं होता है, लेकिन अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ही लेकर के उसमें क्या होते हैं, चीनी मिला देते हैं। बाबा रामदेव भी चीनी मिलाने लगे, है ना। मधुमक्खी पालन के लिए बक्से की जरूरत होती है। अब एक इमेज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। देखो ये एक औरत यहां पर खड़ी है, ये एक बक्सा आप यहां पर देख सकते हो। तो इस बक्से में कुछ यहां पर इसको बंद करके रखा जाता है मधुमक्खी को, और जब वो पूरा उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है दिसंबर तक, तो वो मधुमक्खियां कुछ इस तरीके से निकल करके आती हैं और अपना शहद पूरा यहां पर छोड़ करके वो उड़ जाती हैं, तो जिससे उनका जो शहद वो पाते हैं वो उसको बेच करके बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इसी तरीके से मधुमक्खी पालन का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं मधुमक्खियों के बारे में, कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी रहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्ते में बहुत सारा काम करने वाली मक्खी भी रहती है जो दिन भर काम करती है, और इस मधुमक्खी को क्या कहते हैं, मजदूर मधुमक्खी कह सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर मक्खी कुछ खास काम नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये मादा के साथ अपना जो है अच्छे तरीके से संपर्क बना के रखते हैं, और सारा काम क्या करती है, मादा मधुमक्खी करती है, और ये चुपचाप बैठे रहते हैं जैसे आजकल के लोग होते हैं, है ना। मधुमक्खी पालने के लिए बक्से की जरूरत होती है और छत्ते को साफ रखने के लिए दवाई की जरूरत होती है। अभी भी मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, वहां से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो ये फरवरी महीने में खिलते हैं। कौन से, लीची के फूल, और बहुत ज्यादा बिहार में उगाए जाते हैं। ठीक है, लीची। आगे बढ़ते हैं कि मधुमक्खी पालने के लिए एक बक्से में कितना शहद मिलता है, भाई 12 किलो शहद मिलता है, बहुत ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि 1 किलो शहद की कीमत मुझे इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपए कम से कम होगी, है ना। तो 1000 रुपए, 12,000 रुपए एक बक्से से कमाते हैं, कम से कम वो 100 रखते होंगे, तो यार ये करोड़ों रुपए कमा लेते हैं ना। मधुमक्खी के काटने पर चेहरा और हाथ सूज जाता है, ये तो सभी को पता है, ये तो फिर जिसको नहीं पता है वो आजमा के देख लेना। मधुमक्खी और चींटी समूह में मिलजुल कर रहते हैं, ये भी सही बात है। देखो ये दोनों समूह में रहते हैं
और क्या होता है, इन दोनों का लगभग लगभग प्रोसेस सेम होता है, क्योंकि तो जो काम करने वाली चींटियां होती है वो मजदूर चींटियां होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से मजदूर मधुमक्खियां भी होती हैं जो काम करती हैं, ठीक है। अंडे देने का काम कौन करती है, रानी चींटी करती है। उसी तरीके से अंडे देने का काम कौन करता है, यहां पर रानी मधुमक्खी करती है। तो इसी तरीके से सारे काम होते हैं। रानी चींटी अंडे देती है, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है, और दीमक और ततैया भी समूह में ही रहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ऐसा 4 ऑप्शन रहेंगे, पूछा रहेगा निम्न में से कौन सा समूह में नहीं रहता। वहां पर आपको दीमक भी मिलेगा, ततैया भी मिलेगा, मकड़ी भी मिलेगा और चींटी भी मिलेगा। तो क्या होगा, मकड़ी आपका वहां पर सही हो जाएगा कि वो समूह में नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्लास 4 के चैप्टर 6 पे। हमारा चैप्टर का नाम है ओमना का सफर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारा कि गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद, बालसाड़ कौन से राज्य में पड़ते हैं। तो ये सारे कौन से राज्य में हैं, ये गुजरात में पड़ते हैं। गुजरात के स्टेशन पर क्या खाने को मिलता है, ठीक है। अब आपके मुंह में यहां पर पानी आने वाला है, क्योंकि मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। लिखा हुआ है ढोकला, चटनी, नींबू वाला चावल और चटनी, ठीक है। ये सारी चीजें कहां मिलती हैं, गुजरात में मिलती हैं। एक इमेज आप देखो, ठीक है। ये है आपके सामने ढोकला, ठीक है। यही ढोकला जो है लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कहां पर, गुजरात में जो लोग रहते हैं वो ढोकला बहुत ज्यादा बनाते हैं, और वहां के लोग खाना भी बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। कोझिकोड कौन से राज्य में है, तो कोझिकोड कहां पर है, ये आपका केरल में पड़ता है, कोझिकोड, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कोझिकोड भारत के के कहां पर स्थित है, तो कोझिकोड दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित है। क्योंकि केरल कहां पर है, केरल आपका दक्षिण में पड़ता है, और दक्षिण में क्या है, मालाबार पड़ता है, वहीं पर है ये कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड क्या करते हैं, कालीकट भी कहते हैं। जो लोग कोझिकोड नहीं समझ पा रहे हैं, कालीकट तो आपने बहुत बार सुना होगा, उसी को कहते हैं कालीकट। नेक्स्ट है कि बलसाड़ स्टेशन पर क्या खाने को मिलता है, तो बलसाड़ स्टेशन पर क्या खाने को मिलता है, बटाटा बड़ा पूड़ी, साग, दूध और ठंडा दूध खाने को मिलता है। कहां पर, बलसाड़ स्टेशन पर। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर लिखा है कि पैर की हड्डी टूटने पर 6 महीने का प्लास्टर चढ़ता है भैया, ठीक है। बहुत ध्यान से चलना, बहुत पॉइंट अच्छी लिखी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों लिखा है। क्लास 4 की बात करते हैं, चैप्टर 7 की बात करते हैं, खिड़की से, ठीक है। चैप्टर का नाम है खिड़की से। इसकी बात देख लेते हैं कि मडगांव गोवा में स्थित है, ठीक है। एक पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट पूछता है आपके एग्जाम में कि मडगांव कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए मडगांव कहां पर है, ये आपका गोवा में है। गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने सुरंगें और पुल पड़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। 52 सुरंगें और लगभग 2000 पुल के आसपास पड़ते हैं आपके गोवा से लेकर के केरल तक अगर आप जा रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कोटायम नगर केरल में है। एक नगर का नाम है जिसका नाम है कोटायम, जो कि कहां पर है, केरल में है। क्वेश्चन है कि उद्दीपी स्टेशन पर क्या खाने को मिलता है, तो यहां पर इडली बड़ा खाने को मिलता है उद्दीपी स्टेशन पर, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं। गुजरात से केरल जाने में ट्रेन गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से होकर के गुजरती है। देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अगर आप गुजरात से, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मान लो कि ऋषभ नाम का लड़का है, वो गुजरात से लेकर के केरल जा रहा है, तो उसके जाने के बीच में कौन कौन से राज्य उसके बीच में आएंगे, ठीक है। या फिर ट्रेन किन राज्यों से होकर के गुजरेगी, तो आप क्या बताओगे, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों से होकर के गुजरेगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मलयालम में बलियम्मा किसको कहते हैं, तो मलयालम में जो बलियम्मा कहते हैं वो कहते हैं मां की बड़ी बहन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलयालम में नानी को क्या कहते हैं, तो नानी को क्या कहते हैं, अम्मुमा कहते हैं मलयालम भाषा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि कौन से भाषा में, कौन से जो है राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मलयालम कहां बोली जाती है, ये आपकी केरल में बोली जाती है। गुजराती कहां बोली जाती है, ये आपके गुजरात में बोली जाती है। मराठी कहां पर बोली जाती है, ये आपकी महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली, जितने भी वेस्ट के एरिया हैं वहां पर आपके मराठी बोली जाती है। कन्नड़ की बात करते हैं, कन्नड़ कहां बोली जाती है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे शहर में कन्नड़ बोली जाती है। यहां पर महाराष्ट्र नहीं होगा, गलती से लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोंकणी कहां पर बोली जाती है, तो कोंकणी आपकी कर्नाटक, गोवा और केरल और महाराष्ट्र में बोली जाती है कोंकणी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 और इस चैप्टर का नाम है नानी का घर। ये भी क्लास 4 का है, ठीक है। ट्रेन के टिकट पर क्या लिखा होता है, ठीक है। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखो, ट्रेन के टिकट पर क्या लिखा होता है, सबसे पहले एक इमेज देखो, फिर आपको यहां पर आंसर बताता हूं। देखो, एक यहां पर आपके सामने टिकट है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ट्रेन का पीएनआर नंबर भी लिखा होता है, ट्रेन नंबर लिखा होता है, ठीक है, डेट लिखी होती है,
कितनी दूरी जानी है, यहां पर देखो 391 किलोमीटर ये भी लिखा होता है। कितने लोग जाएंगे, एक लोग जा रहे हैं, दो लोग, यहां पर एडल्ट भी लिखा होता है, कितने लोग जा रहे हैं वो भी लिखा होता है। टिकट नंबर लिखा होता है, ठीक है। क्या लिखा होता है, सीट नंबर यानी कि कौन से कोच में आपको बैठना है वो लिखा होता है। आपकी एज लिखी होती है, आप मेल हैं फीमेल हैं वो लिखा होता है। आपका बर्थ नंबर कौन सा है वो भी लिखा होता है। आपका पैसा कितना लिखा वो भी लिखा होता है। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं लिखी होती है, वो होता है आपका नाम नहीं लिखा होता है। बाकी सारी चीजें आपके टिकट में लिखी होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा हुआ है, सफर शुरू करने की तारीख अभी मैंने आपको बताया, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर ये भी मैंने आपको बताया, किराया ये भी मैंने आपको बताया, ट्रेन का नंबर होता है ये भी मैंने आपको बताया, और दूरी लिखी होती है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं, ट्रेन के टिकट पर लिखी होती हैं। सिर्फ आपका नाम नहीं लिखा होता है ट्रेन के टिकट पे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हो रही है अगर आप ये टिकट खिड़की से निकलवा रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं तो वहां पर आपका सब कुछ लिखा होगा, नाम एज बर्थ सब कुछ लिखा होगा, है ना। लेकिन ये चीज कहां पे है, ये आपकी सीधे रेलवे स्टेशन से है, तो यहां पर ये सारी चीजें नहीं लिखी होती। आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 4 के चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम है बदलते परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लड़की और लड़का की शादी की उम्र क्रमशः क्या है। तो लड़की की उम्र कितनी होती है, 18 वर्ष, और लड़के की कितनी होती है, 21 वर्ष होती है, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताते अवसर देना चाहिए। अगर आप क्लास में हैं तो अपने बच्चों का, जो भी बच्चा क्लास में है, क्या कहना चाहिए कि आपका जो भी एक्सपीरियंस आपने अपने लाइफ में हासिल किया है उसको आप शेयर करिए। जिससे क्या होगा है, जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई उनका जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य उनका बना है कि नहीं है, स्वास्थ्य कार्ड उनका बना है कि नहीं है। तो इन सभी चीजों के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फेरी क्या है। तो एक प्रकार की नाव है जो कि केरल में उपयोग की जाती है, जिसका नाम है फेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर आ गया है। जो हमारा चैप्टर नंबर है वो है 10, और ये हम क्लास 4 की बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हुतुतु, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ये क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है। तो ये एक वेट लिफ्टर है, यानी कि वजन उठाने वाली एक ये कौन है, खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि कर्णम मल्लेश्वरी जब 12 वर्ष की थी तभी से उन्होंने वजन उठाने का प्रयास करने लगी थी, यानी कि अभ्यास वो करने लगी थी। एक इमेज यहां पर आपके सामने है, इन्हीं का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, और ये एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी एक बार में कितना वजन उठा सकती हैं। तो ये 130 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर कितने मेडल जीती हैं। तो टोटल 29 मेडल अब तक ये जीत चुकी हैं। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के पिता पुलिस में हवलदार हैं, और कर्णम मल्लेश्वरी की 4 बहनें रोज वजन उठाने का काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि अब यार देखो, एक तो सोर्स इनको मिल ही गया है, अब वहां पर वो मोटिवेट होकर के वो चारों जिनकी बहनें ना, देखना एक दिन वेट लिफ्टर जरूर बनेंगी, वही बनेंगी जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वही बनेंगी, क्योंकि थोड़ा सा परिवार का इफेक्ट जरूर होता है हर किसी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 पे। 10 चैप्टर हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा। तो यार लाइक बटन पे तो प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको समझा करके हर एक पॉइंट को कवर करके इतने अच्छे तरीके से लिख करके आपको बताना आसान नहीं होता है। तो यार इसके लिए एक लाइक बनता है, और एक वीडियो को शेयर तो जरूर करिएगा। चैनल पर नए आ गए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 11 हमारा है, क्या नाम है इसका, फूलवारी नाम है। ये भी क्लास 4 का है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी चमोली कहां पर स्थित है, ठीक है। अब इसको बताने से पहले एक इमेज आप देखो, ये है एक इमेज, और ये है फूलों की घाटी। चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली, सुंदरता ही सुंदरता यहां पर देखने को मिल रही है। यही है वैली ऑफ फ्लावर, जो कि आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, और ये चमोली में, ठीक है। मधुबनी जिला भारत के किस राज्य में है। तो मधुबनी जिला कहां पर है, ये आपके भारत में कहां पर है, ये आपके बिहार में पड़ता है। मधुबनी चित्रकला में किस चीज का चित्र बनाया जाता है। अभी एक इमेज भी आपको दिखाऊंगा जिसमें मधुबनी चित्रकला का संदर्भ वहां पर है कि इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और जीव जंतु के साथ चित्र बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ भी बनाया जा सकता है मधुबनी चित्रकला में, है ना। वो पेंटिंग बहुत सुंदर दिखती है। अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग में प्रयोग करने वाले रंग कौन से होते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग में प्रयोग करने वाले रंग नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सब कुछ नेचुरल चीजें इस्तेमाल की जाती हैं मधुबनी पेंटिंग में, तभी वो इतनी स्पेशल पेंटिंग मानी जाती है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग में पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। सोचो कितनी नेचुरल है, इसमें कोई किसी तरह का, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग बहुत पुरानी पेंटिंग होती है। यहाँ पर बताते हैं लोग कि जो है
जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था तो राजा दशरथ ने जो है अपने पूरे महल में मधुबनी पेंटिंग बनवाई थी। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि बहुत पुरानी पेंटिंग है ये। मधुबनी में त्योहारों में घर के आंगन और घर की दीवारों में भी चित्र बनाए जाते हैं, ये इतना स्पेशल मधुबनी पेंटिंग होती है। ठीक है, अब एक इमेज यहां पर आप देखो, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे चावल वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ पूरे सारी जगह चावल ही चावल इस्तेमाल किए गए हैं और इसी तरीके से पेंटिंग की जाती है और ये बिहार में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है कि कचनार के फूल की सब्जी कहां के लोग खाते हैं। तो भाई कचनार के फूल की सब्जी कहां के लोग खाते हैं? ये उत्तर प्रदेश के लोग खाते हैं। ठीक है, एक इमेज यहां पर देखो आप, ये है आपका कचनार का फूल जिसकी सब्जी कहां के लोग खाते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग खाते हैं। ठीक है, ये है कचनार का फूल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि केले के फूल की सब्जी कहां के लोग खाते हैं? ये खाते हैं केरल के लोग। और नेक्स्ट है हमारा कि सहजन के फूल के पकौड़े कहां खाए जाते हैं? ये महाराष्ट्र के लोग खाते हैं सहजन के फूल के पकौड़े। अब ये दोनों इमेज आपके सामने में दिखा रहा हूं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ये है आपका केले के फूल जो कि हमारा कौन खाते हैं? केरल के भाई लोग खाते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो इमेज आ रहा है ये है सहजन के फूल जिसकी पकौड़े कहां के लोग खाते हैं? महाराष्ट्र के लोग इसके पकौड़े खाते हैं। ठीक है, ये है आपका सहजन। ठीक है, ये है सहजन। ठीक है, और कचनार कहां के लोग खाते हैं? कचनार खाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग और केले के फूल कहां खाते हैं? वो केरल के लोग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 पे जो कि हमारा है क्लास 4 पे, जो कि हमारा चैप्टर 12 है। नाम है कैसे कैसे बदले घर। ठीक है, चलिए मिट्टी के घरों को गोबर से क्यों लीपा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कीड़ों से बचाने के लिए जो मिट्टी के घर होते हैं उनको गोबरों से लीप दिया जाता है, इससे कीड़े नहीं लगते। कौन से पेड़ों की लकड़ी में दीमक या कोई कीड़ा नहीं लगता? ये नीम होता है और कीकर का पेड़ जो होता है यहां पर किसी भी तरह का कोई दीमक या फिर कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट यहां पर है कि सोहना गांव कहां पर है? ये आपका हरियाणा में पड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गाजी खान का भाग अब कहां पर है? ठीक है, तो गाजी खान क्या है? ये अब एक पाकिस्तान का भाग है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो इसके लिए भी स्टार आप लगा लो। देखिए जितने भी लोग लाइव चैट में आंसर कर रहे हैं ना, प्लीज आप लोग सिर्फ सुनते जाइए, कोई लोग आंसर करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मैं लाइव आपके चैट को पढ़ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो आप आंसर करते जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट तो होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखोगे आपके लिए कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। अगर आप लिखते जाओगे तो लिखते जाओ। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं आपके अभी रिप्लाई कर पाऊंगा, तो मैं यहां पर ना ही किसी के नाम पढ़ पा रहा हूं, ना ही कुछ हो, क्योंकि लाइव चैट मेरा ऑफ है इस समय। तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखते जाइए और बहुत ही ध्यान से सुनते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद आप एक टेस्ट सीरीज लगाइएगा, कभी भी एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और लाइक तो जरूर करते हुए चलिएगा सभी लोग। लाइक अभी भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक यार बचा के जाओगे कहां? जितने लाइक है ना यहीं पर काम आएंगे, बाकी ये लाइक आपके और कहीं काम आने वाले नहीं है ना। जो भी लाइक आप करोगे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इस तरीके से प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया करिए। तो चैप्टर 13 की बात करते हैं, पहाड़ों से समुंदर तक की बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन है कि पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पानी को उबालना ही सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को साफ करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर 14 पे जिसका नाम है बसवा का खेत। ठीक है, क्वेश्चन है प्याज की खेती किस महीने में की जाती है? ध्यान रखिएगा, जुलाई के महीने में की जाती है प्याज की खेती। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 और ये हमारा क्लास 4 का ही है। नाम है इसका चू चू करती आई चिड़िया। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि गिजू भाई बदेका कहाँ के रहने वाले थे? तो जो गिजू भाई बदेका हैं ये गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं गुजरात के जो गिजू भाई बदेका हैं। गिजू भाई बदेका के लिए बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और पत्र लिखते थे और उनके द्वारा लिखे पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यही थे गिजू भाई बदेका। नेक्स्ट हमारा है कि कलचिड़ी अपना घोंसला कहां पर बनाती है? तो पत्थरों के बीच की जगह में जो खाली जगह बच जाती है वहां पर कलचिड़ी अपना घोंसला बनाती है। एक इमेज आपके सामने रखता हूं, आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। देखो ये है वो घोंसला जहां पर कौन बनाता है? कलचिड़ी बनाती है। देख सकते हो आप कितना शानदार ये है। यहां इसी के बीच में यहां पर इसने एक अपने अंडे को दे रखा है और यहां पर इसने देखो रुई का इस्तेमाल किया है, ऊन यहां पर है, ऊन का इस्तेमाल यहां पर हल्की छोटी बहुत सॉफ्ट यहां पर ये बनाती है अपने घोंसले को। ठीक है, तो ये कौन है? ये कलचड़ी है जो पत्थरों के बीच में अपने घोंसले को बनाती है। ठीक है, अब एक फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा सा कलचड़ी के बारे में। देख क्या लिखा है, कलचड़ी अपने घोंसले किस किस चीज से बनाती है? अभी मैंने आपको बताया, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई से। ठीक है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनाती है अपने घोंसले को वो, तो यही सारे घोंसले के इस्तेमाल करती है वो। ठीक है,
नेक्स्ट है कि कलचड़ी अपने बच्चों को क्या खिलाती है, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कीड़े खिलाती है। तो चिड़िया ही है यार, छोटे छोटे कीड़े तो खिलाएगी, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है। मैंने आपको क्लास 3 वाली वीडियो में बताया था कि जो कौवा होता है वो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौवा घोंसला किस चीज का बना होता है। मैंने वो इमेज आपको बताई थी, उसमें लिखा था कि लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से कौन होता है, जो कौवा होता है अपने घोंसले को वो बनाता है। ठीक है, फाख्ता अपने घोंसले को कहां पर बनाता है, तो फाख्ता क्या होता है, जो कैक्टस होता है ना, उस कैक्टस के बीच में या फिर मेहंदी के मेड़ में अपने घोंसले को बनाता है, जिसका नाम है फाख्ता। ठीक है, कबूतर अपना घोंसला कहां पर बनाता है, जो पुराने मकान या फिर खंडहर में अपने घोंसले को बनाता है कबूतर। ठीक हो, जो कबूतर होता है कहीं पर भी अपने घोंसले को बना सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं जहां पर खंडहर हो, जहां पर खाली जगह हो, जहां पर आवाज वगैरह ना आती हो, वहां पर अपने घोंसले को बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब कुछ इमेजेस आपके सामने आ रही हैं, जैसे ये एक फाख्ता है, मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करते हैं, कैक्टस के पेड़ों के बीच में अपने घोंसले को बनाते हैं। चारों तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पर कैक्टस है और इसी के बीच में इन्होंने अपने घोंसले को बना रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रही कबूतर के घोंसले, आप देख सकते हो थोड़ा सा खंडहर टाइप का एक घर लग रहा है और यहां पर इसने ऊपर की तरफ अपने घोंसले को बना रखा है। यहां पर खाली जगह पड़ी थी, यहां पर इस खंडहर में इसने अपने घोंसले को बनाया है। ये है कबूतर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि बसंत गौरी अपना घोंसला कहां पर बनाती है। ठीक है, तो पेड़ों के तने में गहरा छेद बना करके जो बसंत गौरी होती है ना, वो अपने घोंसले को बनाती है। एक इमेज आप देखो, ये है बसंत गौरी और यहां पर आप देखो हल्का सा यहां पर इसने इसको छेद कर रखा है और इसी के बीच में छेद करके अपने घोंसले को बनाती है और इस चिड़िया का नाम है बसंत गौरी। ठीक है, बसंत गौरी चिड़िया का नाम है और यहां पर छेद करके इस घोंसले को अपने वो बनाती है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम मैंने आपके सामने इमेज दिखाने की कोशिश की है यार, तो कि काफी टाइम तक आपको हर एक चीज याद रह सके, क्योंकि इमेज जो होता है ना हमारे दिमाग से जल्दी मिस नहीं होता। तो जब आप इमेज से कोई चीज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम तक याद रहेगा और जब एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने क्वेश्चन पड़ेगा तो आपके सामने तुरंत इमेज क्लिक होगी और आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसलिए मैंने मैक्सिमम वीडियो जितनी भी अपने चैनल पर बना रखे हैं उसमें इमेज का इस्तेमाल जरूर किया है, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी की वीडियोज बनाने के लिए यार इमेज की जरूरत बहुत पड़ती है ना। लेकिन आप लोग यार लाइक नहीं करते हो, यही सबसे बड़ी आप लोग की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि सक्कर खोरा अपना घोंसला कहां पर बनाता है। देखो, छोटे पेड़ या किसी झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, ये सक्कर खोरा बनाता है। ठीक है, अभी इसकी भी इमेज आपको मैं दिखाता हूं। लिखा हुआ है कि सक्कर खोरा अपने घोंसले में किस चीज से बनाती है। देखो, बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के चिथड़े और मकड़ी की जाल, यानी कुछ भी उसको मिल जाए, उस लटकता हुआ घोंसला बहुत मजबूती से बनाती है। इसका नाम है सक्कर खोरा। एक इमेज आपके सामने दिखाऊंगा मैं भी, तो बसंत गौरी हो गई और यहां पर आप देख सकते हो ये है शक्कर खोरा आपके सामने लटकता हुआ, यहां पेड़ों से लटकता हुआ ये घोंसला आपके सामने देख सकते हो और इसमें इसके बच्चे को इसने बिठा रखा है। ये लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, ये बनाती है आपकी शक्कर खोरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वीवर पक्षी और जो ये पॉइंट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कि वीवर पक्षी जो होता है वो नर पक्षी घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक वीवर पक्षी होता है उसमें जो होता है नर पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है कि मादा वीवर घोंसला को देखती है और उसमें जो घोंसला उसे अच्छा लगता है उसी में अंडा देती है। मतलब कि वो जो मादा वीवर होती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो मेल वीवर होते हैं वो घोंसले बनाते हैं ताकि उन्हीं के घोंसले में आकर के वो वीवर अपने अंडे को दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पक्षी जो होते हैं घोंसला क्यों बनाते हैं। यार सिंपल सी बात है, अंडे देने के लिए बनाएंगे। नेक्स्ट है कि गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, जो कि पत्ते को काटने के लिए होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो गाय के आगे के दांत होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि गाय चबाने के लिए घास चबाने के लिए गाय के दांत कैसे होते हैं, ये चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप, जैसे मान लो कि जब गाय जो कोई चीज चबाती है तो देखना व्हाइट व्हाइट कलर का उसके जो है झाग सा बन जाता है, तो चबाने की वजह से ही बन जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, चपटे और बड़े वाले जो दांत होते हैं उसी से वो चबाती है। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं अदर जानवर की वजह से। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं, और जो सांप के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं पर वो अपना शिकार निगल जाते हैं। वो दो सांप जो होते हैं वो अपने शिकार को निगल जाते हैं, काट के खाने वाला काम उनका नहीं होता है। ठीक है, वो सीधा निगल जाते हैं, सिर्फ उसको काटने का काम उनका होता है जो उनके नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्ली के दांत जो होते हैं वो कहते हैं, बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, इनके जो नुकीले दांत हो गए वो फाड़ने के काम आते हैं मांस वगैरह को।
कौन सा ऐसा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वो आपकी गिलहरी होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, गिलहरी और चूहे में लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली चूहे के भी बढ़ते रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो सीटेट मानता है, जो हर कोई मानता है, वो है गिलहरी। तो आपको भी गिलहरी ही मानना है। गिलहरी और चूहा मुझे लगता है नहीं है कि दोनों साथ में ऑप्शन में देगा, लेकिन आप हमेशा गिलहरी पे ही टिक करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती और अपना अंडा कौवे घोंसले में देती है? ये आपकी कोयल होती है। बहुत ही चालाक पक्षी होती है। ये क्या करती है, ये कौवे के घोंसले में अपना जो है अंडा दे देती है और कौवे के अंडे को नीचे गिरा देती है। और कौवा इतना बेवकूफ होता है कि वो कोयल के अंडे को अपना अंडा समझता है और पूरी जब तक उस अंडे में से बच्चा नहीं निकल जाता तब तक उसकी सेवा करता है अपना अंडा समझ करके। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो वो उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कौवा बेवकूफ और ये चालाक है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चालाक है, बड़ी क्या ही कहूं। कौन ऐसा पक्षी है जो कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर सेता है? मैंने अभी आपको बताया कौन होता है, कौवा, बेवकूफ सा जानवर बेचारा। गौरैया अपना घोंसला कहां पर बनाती है? एक इमेज अभी आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा, लेकिन फिर से पढ़ते हैं कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवार के आले पर, कहीं पर गौरैया जो होती है बहुत ही छोटी सी प्यारी सी चिड़िया होती है। आप तो देखने को खैर कम मिलती है, इसलिए आपको एक इमेज दिखाऊंगा अभी मैं। वो कहीं पर भी उसको जगह मिल जाए वो अपने घोंसले को बना देती है, चाहे वहां पर आवाज हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। लेकिन कबूतर क्या करता है, आवाज जहां हो रही वहां अपना घोंसला नहीं बनाएगा, वो शांत जगह पर बनाता है अपना घोंसला, है ना। लेकिन गौरैया क्या होती है, कहीं पर भी अपने घोंसले को बना लेती है। ठीक है, यहां पर आप देखो, ये है आपकी कोयल। ठीक है, जो कि अपने आप को बहुत चालाक समझती हैं और है भी, जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, आपको ध्यान होगा। तो ये है कोयल जो कि कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती हैं। और ये आपके सामने है कौन, गौरैया चिड़िया है, बहुत ही प्यारी, जो कि अब आपके सामने देखने को कम मिलती है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो मेरे साथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी चिड़िया है जो अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बने थैली में अंडे को देती है। बहुत ही प्यारी चिड़िया होती है। एक इमेज आपके सामने दिखाऊंगा मैं, आप शॉक हो जाओगे। जैसा नाम है इसका, दर्जन चिड़िया, दर्जी वाला काम ही है इसका, सिलने का काम किसका है, दर्जन चिड़िया का। ठीक है, इमेज दिखाऊंगा अभी आपको समझ में आएगा। ये देखो एक इमेज है आपके सामने, यहां पर ये चिड़िया बैठी हुई है और ये पत्ते आप देखो, यहां से ये पत्ते ऐसे हैं और ये पत्ते इस तरीके से हैं। और यहां पर ये बीच में सिलने का काम ये कौन कर रही है, ये जो दर्जन चिड़िया है, यहां बीच में जो मैं डार्क कर रहा हूं, यहां से वो सिलने का काम कर रही है। तो ये कौन है, दर्जन चिड़िया। बहुत ही कलाकार चिड़िया होती है, ये हर एक चीज को सिल करके बनाने का काम करती है। ठीक है, अपने अंडे जो देती है ये अपने घोंसले को सिल लेती है अच्छे तरीके से, तब उसमें देती है। सोचो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है ना। गिजूबाई ने पक्षियों के बारे में पत्र लिखा था। कब लिखा था, 13 अप्रैल 1936 में लिखा था गिजूबाई बदेका ने पक्षियों के बारे में पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे, जिसका नाम है पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है, चैप्टर का नाम है पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। तो दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, दस्त और हैजा हो जाता है अगर आप दूषित पानी पीते हो तो। जब दस्त हो या उससे उपचार के लिए किस चीज का घोल पीना चाहिए, तो यार शक्कर और नमक का घोल पीना चाहिए। अगर आपको दस्त हो गई है ना, तो आप चाहो तो दुकान से ORS ले लो, या फिर अगर आपको इमरजेंसी है तो शक्कर और नमक का घोल पी सकते हो, ताकि आपकी जो दस्त है वो बंद हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन में शक्कर और नमक मदद करती है। ज्यादा दस्त होने से शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और जो शक्कर और नमक होता है आपको मेंटेन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होली गुंडी कहां का है, भाई कर्नाटक का है होली गुंडी, चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक का है कौन, होली गुंडी कहां का है, कर्नाटक का है। आगे बढ़ते हैं कि कर्नाटक में एक गांव है जिसका नाम है होली गुंडी, उसकी पंचायत का क्या नाम है, तो होली गुंडी का पंचायत का क्या नाम है, भीमा संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में एक ऐसा संघ है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है, उसका क्या नाम है, तो भीमा संघ वो उस पंचायत का नाम है जहां पर बच्चे भी चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसका नाम है भीमा संघ। ठीक है, देखिए वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। इसी तरीके से ऑथेंटिक आपके लिए वीडियो में लाता रहूंगा। क्लास 5th की अभी भी वीडियोस बची हुई हैं, तो कल क्लास 5th की वीडियोस पढ़ जाएंगी, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो भीमा संघ किससे संबंधित है, ये आपका पानी से संबंधित है, जो भीमा संघ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पानी की टंकी को साफ करने के लिए किसने कदम उठाया था, तो यहां पर भीमा संघ के बच्चों ने ही कदम उठाया था कि यार जो पानी की टंकी है उसको भी साफ करना चाहिए, क्योंकि वहां से लोगों घर घर तक पानी पहुंचता है, तो वो दूषित पानी हो सकता है, तो हमको पानी की टंकी को भी साफ करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर है कि नलमड्डा कहां पर है, तो ये नलमड्डा एक जगह का नाम है जो कि कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में
पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 4 के ही चैप्टर 19 में, जिसका नाम है जड़ों का जाल। ठीक है, अब जड़ों की जाल का नाम आया है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बरगद पेड़ की। तो बरगद की जड़ें क्या होती हैं, लटकती हुई रहती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। सोचो, ऐसे अगर पेड़ है बरगद का और यहां से लटक रही है कोई उसकी जड़ें, तो ये सीधा जमीन के अंदर चली जाती हैं। सोचो कितनी खतरनाक है। अरे यार, ये मजबूती से खंभों की तरह पेड़ को सहारा देते हैं। बहुत ही ज्यादा इसकी जो लटकती हुई जड़ें होती है ना, ये बहुत मजबूत होती हैं। हम लोग तो गांवों में बच्चों के साथ खेलते वगैरह थे वहां पर, तो लटक जाते तो टूटती नहीं थी, इतनी मजबूत जड़ें होती थी। सोचो ऊपर से जो लटक रही है वो इतनी मजबूत रहती थी, है ना। गीली रुई पर बीज रखकर बांध देने से जल्द बीजों से पौधे निकल आते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई गीली रुई है, अगर उस पर हम बीज रख देते हैं और उसको बांध दें अच्छे तरीके से, तो वहां से जल्दी निकल आएंगे कौन है, पौधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में यहां पर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, और बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो रेगिस्तानी ओक कहां पर पाया जाता है यार, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़, और इसकी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। रेगिस्तानी ओक की लंबाई कितनी होती है, एक क्लास की दीवार के लगभग बराबर होती है। जितना एक क्लास जो एक स्टैंडर्ड होता है ना एक क्लास का, उतने बराबर इसकी लंबाई होती है। अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा। रेगिस्तानी ओक के तने स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर पानी पीते हैं। इसमें क्या होता है, इसके तनों में पानी होता है, तो वहां के जो आसपास के लोग होते हैं ना, वहां पर पाइप डाल लेते हैं और आराम से पानी को पी जाते हैं। एक इमेज आपके सामने दिखाता हूं। यह है रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़। ठीक है, देख रहे हो कितना भयानक ये पेड़ है। बरगद से भयानक तो मुझे लग रहा है, एकदम नीचे तक यहां से लटक रही, और यहां पर देखो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। इसी में लोग क्या करते हैं, पानी पाइप को डाल लेते हैं और आराम से पानी को इसके बीच में से पी जाते हैं। कितना खतरनाक पेड़ है यार, देख के डर लग जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक के जो थोड़ा सा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा रहता है, तभी तो लोग पानी पीते हैं यार। कहां के लोग रेगिस्तानी ओक के पेड़ में तने में पानी डालकर पानी पीते हैं, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी ओक में है। तो एक ही क्वेश्चन को कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तभी मैंने हर एक तरीके से क्वेश्चन को आपके सामने इंक्लूड किया है, ताकि कभी भी आप गलत ना कर सको, कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम में। ठीक है, चलो अब देखो, रेगिस्तानी ओक के पेड़ में पत्तियां कम रहती हैं। इसका प्रूफ देख लो। पत्तियां आपको दिख रही हैं क्या, यहां पर सिर्फ ऊपर पतली पतली सी यहां पर दिख रही, नीचे तो कुछ भी है भी नहीं। देख रहे हो, इधर यहां पर तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो पत्तियां बहुत कम होती हैं रेगिस्तानी ओक के जैसे पेड़ में। ठीक है, चलो अब देखो, इसका नाम भी पूछ लेता है कि रेगिस्तानी ओक का वनस्पतिक नाम क्या है, तो क्या है इसका, एक्सिया कोरोआसिया। ठीक है, क्या नाम है, एकेसिया कोरोआसिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 20 पे देखो, सभी लोग प्लीज अभी रुकना, सभी लोग 7 चैप्टर और बचे हुए हैं, उनको पढ़ के जाना। छोटी सी वीडियो, इसीलिए कोशिश करता हूं यार कि आप लोगों से लाइव चैट में बात ना कर सकूं, बात करूं कहां पर, टेलीग्राम पे बात कर लूं अच्छे से, क्योंकि यहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलकर खाएं इस चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन है कि बिहू कहां पर मनाया जाता है, तो यार बिहू एक तरीके का त्योहार है जो कि असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेला घर किस चीज से बनता है, तो यार भेला घर किससे बनता है, ये बांस से आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सामने लिखा हुआ है कुछ त्योहार से कि बिहू त्योहार के पहले दिन को उरेका कहते हैं सॉरी। असम में चावल के किस्म को बोरा कहा जाता है, जो पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। जो असम होता है ना, वहां के जो चावल होते हैं ना, उसको हम कहते हैं बोरा, और जब पक जाते हैं वो, तो वो बहुत ही चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 23 पे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली इसका नाम है। देखो, हर चैप्टर को कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने चैप्टर इंपॉर्टेंट हो उन्हीं को पढ़ना है। किसी हमको क्लास 4 की बुक में पीएचडी हासिल नहीं करने की, हमको क्लास 4 की सारी चैप्टर याद है, नहीं, पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है ना, फालतू चीजों को नहीं पढ़नी। तो क्वेश्चन देखते हैं कि पोचमपल्ली गांव भारत के किस राज्य में है, तो ध्यान रखना भाई, तेलंगाना में पड़ता है पोचमपल्ली गांव। ठीक है, चलो पोचमपल्ली से कुछ और देख लेते हैं। पोचमपल्ली साड़ी भारत में किस राज्य में बनाई जाती है, तो यार पोचमपल्ली आपकी तेलंगाना में है, तो साड़ी भी आपकी कहां बनाई जाएगी यार, तेलंगाना में तो बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था, तो देखो, तेलंगाना जब अलग नहीं हुआ था तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। जब तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, तो वो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में सम्मिलित हो गया। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। कुछ फैक्ट हैं कि कुल्लू शाल कहां के लिए प्रसिद्ध है, कुल्लू शाल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, ये चीज पूछ रहा है कि जो पोचमपल्ली के बारे में, ये कि जो कुल्लू है ना, कुल्लू शाल के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली। मधुबनी पेंटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। असम सिल्क के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कश्मीर कढ़ाई के लिए भी प्रसिद्ध होता है।
आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली साड़ी का नाम पोचमपल्ली गांव के नाम पर ही पड़ गया, ठीक है। वहां की जो फेमस साड़ी थी पोचमपल्ली ना, वो यहाँ के जो गांव है ना उन्हीं के नाम पर पड़ गई, और ये सारी चीजें वहां पर प्रसिद्ध हैं। सिर्फ साड़ी ही नहीं, जैसे कुल्लू शाल हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, असम का सिल्क हो गया, ठीक है, कश्मीर की कढ़ाई हो गई, ये सारी चीजें किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी यार थोड़ा सा मैं अगर इधर उधर अटक जाता हूं तो आप लोग माइंड मत किया करिए, क्योंकि यार इस तरीके से नोट्स बना के लगातार बोलना बहुत मुश्किल होता है। क्लास 4 की बात कर लेते हैं, चैप्टर 24 की। चैप्टर का नाम है दूर देश की बात। क्वेश्चन है कि अबू धाबी कहां पर है? तो ये आपका कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में कौन सा है आपका? अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये अबू धाबी में पड़ती है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी, ठीक है। रेत का टीला किसे कहा जाता है भाई? रेत का टीला कहा जाता है अबू धाबी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अबू धाबी को कहा जाता है रेत का टीला। लेकिन लाइक अभी भी आप लोगों ने काफी कम कर रखे हैं यार, लाइक बटन पे तो प्रेस जरूर कर दो। सभी लोग, जितने लोग वीडियोस को देख रहे हो यार, लाइक तो कर ही दो। इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं यार, है ना। प्लीज एक लाइक तो बनता है। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, ऑल पे क्लिक करके, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिल जाया करें। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है, आपको पता होना चाहिए। अबू धाबी पानी में बहुत महंगी होती है, क्योंकि यहाँ जो बारिश होती है वो बहुत ना के बराबर होती है, इसलिए वहां पर पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। चीज सोचो, है ना। और हम लोग पानी कितनी वेस्ट करते हैं, कार वगैरह धुल लेते हैं यार पीने वाले पानी से, कितनी गलत बात है। अबू धाबी में नदियां, झील, तालाब नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि केरल वगैरह में भी पानी की बहुत कमी होती है। बारिश खैर वहां पर होती है, लेकिन पीने की पानी होती है ना, वहां पर बहुत कमी होती है। केरल के लोग यहां पर आकर के यूपी बिहार वालों को अगर देख लेना कि ये लोग कार धुल रहे हैं यार, ये सब पीने वाले पानी से, वो बेहोश हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की, वो बेहोश हो जाएंगे, है ना। हम लोग कितनी वेस्टेज करते हैं पानी से। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे यार कि पानी को बचा कर रखिए, जैसे आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा, है ना। कि अबू धाबी में नदियां, झील, तालाब वहां पर नहीं है। जब पानी ही नहीं है यार, कमी है, तो झील तालाब वहां पर कहां ही होंगे? ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है। अभी भी मैंने आपको बताया कि वहां पर पानी महंगा है लेकिन पेट्रोल सस्ता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर वही पेड़ उगते हैं जिनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, ठीक है। यूकेलिप्टस उपटस तो वहां पर ध्यान नजर नहीं आएंगे। वहां पर एक पेड़ उगा दो यूकेलिप्टस, तो पूरे अबू धाबी का पानी सूख जाए। वो इतना पानी पीते हैं ये यूकेलिप्टस के पेड़, अब तो रोक लग गया इनको उगाने पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी गर्मी में बहुत पड़ती है। तो गर्मी है, रेगिस्तानी इलाका यार, गर्मी पड़ेगी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है अबू धाबी के बारे में। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दिरहम कहते हैं अबू धाबी की मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी की भाषा क्या है? मेरे भाई, अरबी बोलते हैं अबू धाबी के लोग, ठीक है। चलो कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अपन मलयालम भाषा में किसको कहते हैं? वो हम चाचा को कहते हैं। और कुजम्मा जो है वो मलयालम भाषा में किसको कहते हैं? हम चाची को कहते हैं, कुजम्मा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25 है, जिसका नाम है चटपटी पहेलियां, जो कि क्लास 4 का है। केरल में अधिकांश किस चीज के पेड़ दिखाई देते हैं? आपको पता होना चाहिए, लंबे लंबे होते हैं, कौन से? नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मेरे भाई, केरल को कहा जाता है जो मसालों का बगीचा। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। केरल में तेज पत्ता, छोटी बड़ी इलायची, काले मिर्च आदि मसाले पाए जाते हैं। इतने ज्यादा मसाले वहां पाए जाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। चलो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 26 है, जिसका नाम है फौजी वाहिदा, ठीक है, क्लास 4 का है ये। वाहिदा क्या थी? आपको ध्यान होना चाहिए। इसको ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इस स्टोरी के हिसाब से क्वेश्चन है, तो क्लास 4 की स्टोरी के क्वेश्चन, ठीक है। वाहिदा क्या थी? तो वाहिदा क्या थी? एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी, जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वाहिदा एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी, जो कौन सा काम करती थी, किस पोस्ट पर थी? तो आप क्या बताओगे? वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी, ठीक है। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? ये थी आपकी वाहिदा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। वह कौन सी महिला पायलट है जिन्होंने परेड की कमान संभाली थी? तो वो थी वाहिदा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाहिदा के गांव का नाम क्या है? तो देखो, थन्ना मंडी में से ये जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है, कौन सा? ये पड़ता है आपका थत्ता मंडी, ठीक है। मैं इसका नाम ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं, थन्ना मंडी शायद इसका नाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि परेड में कितने निर्देश या फिर कमांड आप कह सकते हो होते हैं? तो ध्यान रखना, परेड में 36 कमांड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है कोशिश हुई कामयाब। और आप लोग मेरी कोशिश को कामयाब करिए, तो एक लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, और बेल आइकन ऑन करिएगा, ऑल पे प्रेस करके, ठीक है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 4 का।
कि तिब्बतन भाषा कहां बोली जाती है, जिसे भूती कहते हैं, तो ये आपकी लद्दाख में बोली जाती है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, ध्यान रखना भैया, ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख को कहा जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के बच्चे स्क्रिप्टो पार करके स्कूल जाते हैं, पूछता है आपके एग्जाम में कि लद्दाख के जो बच्चे हैं वो किस चीज से स्कूल जाते हैं, आप बताओगे, स्क्रिप्टो को पार करके वो स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूती भाषा में मां को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले कहते हैं, यहां पर जो भाषा है भूती भाषा, वहां पर जो मां है उनको कहते हैं अम्मा ले और पिता को कहते हैं अब्बा ले। ठीक है, तो ये हमने पूरे यहां पर बात कर ली है यार, पूरे 27 चैप्टर की बात कर ली, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते थे उन सभी की हमने बात कर ली है। तो एक बार लाइक बटन में प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। पीडीएफ फाइल इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और वहां पर आप आकर के हमसे बातें भी कर सकते हैं। बहुत सारी क्विज वहां पर होती है, तो सब कुछ वहां पर आप अटेंड कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर करके जाइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।